नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम वापस से टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए अपनी स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है पहला कथन कि इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में की गई थी। देखिए, जब भी कभी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए जहां पर जैसे पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था और ये कब शुरू किया गया था, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। जहाँ पर प्रश्न में क्या होता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही किया गया है। देख लेते हैं कैसे कि ये जो स्थापना है इसकी लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में नहीं की गई थी, बल्कि किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस आधार पे हमारा पहला कथन गलत हो जाता है, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए दूसरा कथन क्या कहता है कि ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यकारी संगठन है। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या किया गया है, दो फैक्ट्स दिए गए हैं। एक कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है ये, दूसरा कह रहा है कि कार्यकारी संगठन है ये। तो देखिए जहाँ पर दो फैक्ट्स दिए गए हों हमें थोड़ा ध्यान देना है, हो सकता है वो फैक्ट्स चेंज कर दिए गए हों। जैसे यहाँ पर क्या किया है कि ये संस्कृति मंत्रालय के तो अंतर्गत है, लेकिन एक कार्यकारी संगठन ना होके एक ये सांविधिक निकाय है। तो इस आधार पे हमारा ये भी कथन गलत हो जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, ये संरक्षित स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवेशकों, क्या लिखा है, अवेशकों के रखरखाव एवं संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। देखिए इसके नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि ये किसके, ये जो है हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किसके लिए लाया गया है कि हमारे स्मारकों को संरक्षित किया जा सके, पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित किया जा सके, राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के रखरखाव और उनके संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक उत्तरदायी सर्वेक्षण है। ठीक है, तो इस आधार पे ये कथन हमारा करेक्ट है। देखिए सिंपल सी बात है और ये जो प्रश्न कह रहा है ना उसको एकदम से स्पष्ट कर रहा है, कहीं पर कोई डाउट जैसा नहीं लग रहा, एकदम जेनरिक सा सेंटेंस है और ये चीज़ें एकदम क्लियर कर रहा है, हाँ भाई किस उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो यहाँ पर ये कथन करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 2 कथन गलत हैं जबकि तीसरा सही है और इसी आधार पर हमारा प्रश्न का उत्तर निकल आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए जब कभी आपके सामने ऐसी संस्था के बारे में पूछा जाए तो सेम वही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करती हूँ कि किसके तहत इसको लाया गया, किस अधिनियम के तहत इसको लाया गया, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस उद्देश्य से इसको लाया गया था और इसमें क्या, जैसे जो उद्देश्य रखे गए क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आइए इन कथनों को पढ़ के समझते हैं क्या वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं या नहीं, या कुछ उसमें मतलब कि बदला गया है, कुछ चेंज लाए गए हैं इस स्टेटमेंट्स में। जैसे कह रहा है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया गया था। सिंपल सी बात है, सही से डिफाइन किया गया इसको, ये करेक्ट है इसका ये कथन। यहाँ पर देखिए क्लियर सा लिखा है ना कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से संबंधित हमें बताना है। वही कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया गया है। सिंपल सी बात है, स्पष्ट हो रही है पूरी बात। दूसरा कह रहा है ये समय समय पर केवल थोक खाद्यान्न पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता है। देखिए किसी संस्था को अगर बनाया जाता है इतने बड़े लेवल पर तो अब ज़रा सोचिए कि तो क्या खाली ये थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की ही जांच करेगा इतना बड़ा संस्थान, ऐसा नहीं होता। ये रिटेल्स के भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी भी गुणवत्ता की जाँच करता है, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि थोक के खाद्य पदार्थों की ही जाँच करेगा। तो इस आधार पर हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर केवल भी लिखा था। ठीक है, तीसरा कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानव के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, फिर से पढ़ लेते हैं, मानवों के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का ये कार्य करता है।
देखिए, अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे और इसका प्रश्न भी आप सही से पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि कितनी साधारण सी बात है। बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है ये प्रश्न को कि किसके लिए इसको लाया गया। साफ कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण मानवों के लिए, अगर मानव के लिए पौष्टिक खाद्य उपलब्ध किया जा सके, ठीक है, पदार्थों के उत्पादन में वो ध्यान देगा क्या क्या चीज़ें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही है या नहीं, उसका जो स्टोरेज है वो सही है या नहीं, वितरण किस प्रकार का है, बिक्री कैसी, आयात को सुरक्षित व्यवस्था देगा कि ठीक है, आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का ये इत्यादि का ये कार्य करता है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन हमारा करेक्ट हो जाता है जबकि दूसरा गलत है। आई होप स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, हर प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको उलझाएगा, उसमें क्या होगा कि हम उलझ ना जाएं, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पढ़िए। क्या पता कभी कभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी आपको दे दे वहाँ पर कि इसका उद्देश्य ये है, इसका मतलब ये है। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न से ही हम बहुत बार उसके शब्दों से ही अपना उत्तर निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये किया है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना किसी भी चीज़ की तो हम एग्जाम्स में घबरा जाएंगे। तो हमें घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सूचना, इन तीनों की संबंधी सूचना एकत्रित करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसको जारी किया जाता है। किसको? सर्वेक्षण की ये बात कर रहा है। देखिए, सेम वही आपको मैंने अभी बताया था कुछ ही देर पहले कि आपके सामने ऐसे कोई सर्वे आते हैं तो वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सबको पता है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये सर्वेक्षण कब से शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, या अभी तक कितने सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, तो इसी संदर्भ में इसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है कि इसमें बोल रहा है जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सूचना एकत्रित करने हेतु इसको प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लाया जाता है। देखिए, ये बात तो सही है इस कथन में कि जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण, और आप देखेंगे कि टीकाकरण हो गया उसकी सूचना एकत्रित करने के लिए, या फिर हो गया शिशु मृत्यु दर कितना क्या है, उन सभी की सूचना को एकत्रित करने के लिए इसको लाया जाता है। लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि कितने समय अंतराल में इसको लाया जाएगा। इसमें क्या होता है, कभी आप देखेंगे कि 4 साल के अंतराल पे इसको लाया जा रहा है, कभी 5 साल के अंतराल पे, तो कभी 8 वर्ष के अंतराल पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर हम इसको निकाल देते हैं। दूसरा कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग इस सर्वेक्षण हेतु एक नोडल एजेंसी है। देखिए, क्या होता है ना, कभी कभी जैसे प्रश्न आया और पहला कथन मान लीजिए हमें आ गया, मान लीजिए, मैं तो चाहती हूँ कि हर कथन आपको अच्छे से आए ताकि आंसर उसका करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला कथन हमें अच्छे से आ गया, हम एक्साइटेड हो गए अगर, और यहाँ पर हम कुछ लोग ऐसी गलती कर सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ओहो ये तो सेम सा थोड़ा मैच हो रहा, परिवार की भी बात कर रहा है, स्वास्थ्य की भी बात कर रहा है, चलो भाई टिक मार दो। ऐसा नहीं करना है, हमें ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है। अगर सेम सा वर्ड दिखता है थोड़ा सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, इस मंत्रालय के अंतर्गत इसको जारी किया ही नहीं जाता। ये जो नोडल एजेंसी है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं इसको जारी किया जाता, बल्कि कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जो कि मुंबई में है, वो एक नोडल एजेंसी है जो इसको जारी करती है, सर्वेक्षण को जारी करती है। स्पष्ट हो गया है? चलिए, तो हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार अधिकांश राज्यों में कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, ये स्टेटमेंट समझने से पहले हमें देखिए यहाँ पर 1-2 चीज़ें समझनी होगी। जैसे हम सब देख रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि की अगर हम बात करें तो बहुत ही जल्द हमारा इंडिया जो है वो चाइना को पछाड़ के फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने वाला है। स्पष्ट है? तो देखिए क्या हो रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो क्या कर रही हैं, कुछ नए नए कार्यक्रम लेकर आ रही हैं, कुछ ऐसे एड्स लेकर आ रही हैं, कुछ मूवीज़ लेकर आ रही हैं जिनसे बताया जा रहा है कि कैसे जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए। ठीक है, इस वृद्धि जो अधिकतर निरंतर होती जा रही है उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके बेसिकली। तो उसका असर भी अब दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या हो रहा है कि अधिकांश राज्यों में अब देखा जा रहा है कि कुल प्रजनन दर मतलब TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट की ये बात कर रहा है कि उसमें भी अब गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए कैसे यहाँ पर हमारा ये कथन जो है वो करेक्ट हो जाता है।
अब क्या पूछ रहे हैं कि कौन से कथन इसमें सही है, तो देखिए इसमें हमारा तीसरा कथन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऊपर के 2 कथन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, क्या कह रहा है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन से सही है या कौन से गलत है। आइए देखते हैं। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। देखिए ये तो रहा एक स्टेटमेंट, हमें फोकस कहाँ करना है। देखिए मान लीजिए ये स्टेटमेंट हमें नहीं आता कि ये सही होगा या नहीं, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा हम लॉजिक के थ्रू देखें, समझें, प्रश्न पे वापस जाते हैं तो कैसे लिंक होता है कि यह विश्वव्यापी भागीदारी की बात कर रहा है और प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। देखिए इंटरनेशनल विश्वव्यापी भागीदारी की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कनेक्टेड है, तो ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है। इस तरह से अगर नहीं आता है तो थोड़ा बहुत लिंक करके हम कोशिश कर सकते हैं कि क्या हमारा उत्तर आ सकता है, तो कोशिश की जा सकती है। तो कोशिश की तो पता चला कि ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है ये पक्षियों के लिए आधिकारिक रेड लिस्ट जारी करता एक संगठन है। किसकी बात कर रहा है, पक्षियों के लिए। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि वर्ल्ड लाइफ की बात कर रहा है तो पक्षियों की बात कर रहा है, और रेड लिस्ट जारी करता संगठन है क्योंकि देखिए क्या होता है रेड लिस्ट, रेड से क्या समझ आ रहा है, एक रेड अलर्ट की बात समझ आ रही कि रेड मतलब खतरे की घंटी की बात कर रहा है। तो खतरे की घंटी क्यों बोल रहा है यहाँ पर, मैं आपको ये समझाने के लिए, एक आम बोलचाल में समझाने के लिए यहाँ समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो रेड की बात मतलब खतरे की घंटी की, पक्षियों की क्या हो रहा है कि पक्षियों को संरक्षण देने के लिए कैसे आज के समय में पर्यावरण जिस तरह से हमारा बना हुआ है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को अगर हम देखें तो कैसे धीरे धीरे पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है ना। तो जैव विविधता पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सब का जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, तो उसी के कारण इनको संरक्षण देने के लिए एक रेड लिस्ट जारी करता है एक संगठन है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है। देखिए इसी तरह से अगर लिंक करके चीज़ों को समझेंगे तो शायद हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को हम रट नहीं सकते हैं और हर चीज़ की हम नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह से चीज़ें भी की जा सकती है। एंड ऑफ द डे मैंने आपको बोला हमारा उत्तर आना ज़रूरी है, करेक्ट आंसर होना ज़रूरी है। तीसरा क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के क्षेत्र यानी कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। अब देखिए किस तरह से ये कथन आपका इससे कनेक्टेड है। सीधी सी बात है, ये वर्ल्ड लाइफ की बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके स्थान को क्या कहते हैं, निर्दिष्ट स्थलों की पहचान कर रहा है और उनको संरक्षण देना है। यही सीधी सी बात कर रहा है। इसमें भी पूरा मतलब प्रश्न ही अपने आप में सारे स्टेटमेंट्स बयां कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है। देखिए अब क्या है, पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर आपके सामने है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है आज का अंतिम प्रश्न, ऑफ बजट बोरोइंग की व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सबसे उचित रूप से इसकी व्याख्या करता है, ये प्रश्न रहा। आइए चलिए देखते हैं। इसमें पहले कथन नहीं पढ़ते, पहले इसको इस तरह से समझते हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें ये जानना होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए अगर बहुत ही आम बोलचाल में बोला जाए तो राजकोषीय घाटे को कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है, जैसे कि आमदनी अठन्नी और भाई खर्चा रुपया। ये तो रही आम बोलचाल की बात। इसको थोड़ा साधारण और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या होता है राजकोषीय घाटा, जिसपे सरकार की आमदनी 100 रुपये हो और उसका खर्चा 110 रुपये हो, तो क्या होता है, ये जो 10 रुपये का घाटा आ रहा है ना, वही एक तरह से राजकोषीय घाटा है। ये जो 10 रुपये का अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्यों बताया, क्योंकि ये पूरी तरह से इस ऑफ बजट बोरोइंग से कनेक्टेड है। देखिए ये जो ऑफ बजट बोरोइंग होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, कि केंद्र सरकार क्या करती है, अपनी सार्वजनिक जो संस्थाएं होती हैं उनसे कहती है कि वो एक तरीके से उनको ऋण प्रोवाइड कराएं केंद्र सरकार को। तो इससे क्या होगा कि उनकी साख भी बनी रहेगी मार्केट में और राजकोषीय घाटे में और घाटा भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनको धन की ज़रूरत है। किसको, केंद्र सरकार को। तो वो क्या करती है कि सार्वजनिक संस्थाओं से कहती है वो उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए राजकोषीय घाटा इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। क्या होता है, देखिए बाहर जो संस्थाएँ बैठी हुई हैं ना कुछ, वो उन देशों को रेटिंग्स देती हैं कम या ज़्यादा, जिनका राजकोषीय घाटे को लेकर उनको रेटिंग्स प्रदान
नुकसान करती हैं। तो अगर किसी देश का राजकोषीय घाटे में अत्यधिक घाटा दिखाई देगा तो उनकी उस देश की रेटिंग्स को कम कर देती हैं। तो इससे क्या होगा, उस देश की साख जो है वो विश्व के स्तर पर खराब हो जाएगी। तो हमारे देश में भी यही चीज़ें देखी जा रही हैं। तो क्या है यहाँ पर, तो क्या होता है, उसमें केंद्र सरकार अपनी सार्वजनिक कंपनियों से ऋण ले लेती है। तो इससे क्या होता है, वो बजट में भी उसको नहीं शो दिखाया जाता है उस ऋण को, और उसको हम क्या कह देते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग बोल देते हैं। तो वो बजट में भी नहीं दिखाई देता है, राजकोषीय घाटे में भी नहीं शामिल किया जाता है, और इस तरह से केंद्र सरकार को ऋण भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की ये कहानी है। आइए वापस चलते हैं। कह रहा है ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है। जितना मैंने आपको बताया उससे स्पष्ट हो गया होगा। आइए कथन पढ़ते हैं। इसे उस वर्ष से संबंधित बजट में शामिल नहीं किया जाता है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है इसे आम नागरिकों की आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है। देखिए ये पढ़ के ही लग रहा है ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। तीसरा कथन कह रहा है ये सामान्यतः रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जबकि मैंने आपको क्या बताया, केंद्र सरकार को ऋण चाहिए होता तो किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ये कथन भी पूरी तरह गलत है। अब देखिए ये दो कथन मैंने आपके लिए क्यों छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन में भी हो सकता है। कैसे, देखिए कह रहा है इस ऋण को, ये जो ऑफ बजट बोरोइंग जो ऋण है एक तरीके से, इसको राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटे को और घाटा ना दिखाया जाए उसमें, इसीलिए तो इसको अलग से सार्वजनिक कंपनियों से कहा जाता है वो ऋण लेकर आए। तो इसीलिए ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसको, इस ऋण को राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ लिख रहा है कि शामिल किया जाता है। अब पहला कथन बचता है। इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि इसे उस वर्ष से संबंधित बजट में शामिल नहीं किया जाता। स्पष्ट है, ठीक है। तो क्योंकि ये बजट से अलग है, ये तो रहे। इस तरह से समझने के बाद हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमें ये प्रश्न नहीं आता है, ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है, लेकिन शब्दों से हम इसको खेलते हैं। कैसे, यहाँ पर ऑफ बजट बोरोइंग की बात कर रहा है कि बजट से अलग कुछ कह रहा है, ये मतलब बजट से हट के कुछ बात करी जा रही है। और पहला कथन भी वही कह रहा है कि ये उस वर्ष से संबंधित बजट में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब बजट से हट के, बजट में इसको शामिल नहीं किया जा रहा, कुछ इस तरह की बात की जा रही है। तो इस तरह से भी हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं यदि हमें नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। और इसी के साथ आज हम अपनी इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। और आप सभी से हम ये आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप इसको पसंद कर रहे होंगे। यदि पसंद कर रहे हैं तो अपने सुझाव भी हमें देते रहें कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और कुछ नया से नया आपके लिए कर सकें और नया से नया कुछ सिखा सकें। और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें, अपना सहयोग देते रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ। शुक्रिया।